92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं फौजिया रियाज की लिखी कहानी घर तो घर होता है। सौरभ मेरे बचपन का दोस्त था। उसकी और मेरी दोस्ती कंप्यूटर और हार्ड डिस्क जैसी थी। मतलब वाकई जब भी उसे अपना कंप्यूटर फॉर्मेट कराना होता तो मुझको फ़ोन करके कहता, सिद्धार्थ दोस्त अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले आ, और मैं आज्ञाकारी यार की तरह 10 मिनट के अंदर उसके घर पे होता। मेरी प्यारी हार्ड डिस्क उसके सारे डेटा को अपने आगोश में भर लेती, लेकिन कुछ ही देर बाद डेटा अपने पुराने ठिकाने पे लौट जाता। खैर, हार्ड डिस्क की किस्मत में पाना और खोना लिखा हुआ था, जैसे मेरी किस्मत में सौरभ के घर पे पड़ा रहना लिखा था। सुबह 9 बजे जो उसके दरवाजे पे पहुंचता तो देर रात 11 बजे ही वापस अपने घर की ओर पलटता। वैसे सौरभ कोई यार के लिए जान हाजिर टाइप बंदा नहीं था। वो तो हर वक्त अपने कंप्यूटर और प्ले स्टेशन में रमा रहता। बस कुछ था उसके घर में जो वहां रहना अच्छा लगता था। अपने घर से ज्यादा उसका घर सुकून देता था। उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 18 साल की रही होगी। अब स्कूल का बैग उतार के फेंकने और जेब में वॉलेट रखने के दिन आ गए थे। घर का माहौल कुछ ऐसा था कि या तो पापा अपने गैराज में बिजी रहते और अगर उससे वक्त मिलता तो माँ पे ताने कसते रहते। हालांकि जब से मेरे 12वीं के पेपर खत्म हुए थे, पापा का रुझान माँ से हटके मुझ पे हो गया था। एक लोअर मिडिल क्लास परिवार के पिता की तरह वो मुझको जल्दी जल्दी कामकाज पे लगने और पैसे की अहमियत का पाठ पढ़ाते। पर धीरे धीरे उनको एहसास हो गया था कि मुझको कुछ भी समझाना वक्त को कचरे के डब्बे में डालने जैसा है। हमारे समाज में बड़ों की बात ना मानना अपमान कहलाता है, लेकिन छोटों पे अपने विचार लादने को कोई विशेषण प्राप्त ही नहीं है। सो अब मैं एक बदतमीज बेटा था, पर पापा अब भी पापा ही थे। अपने दोस्त सौरभ के घर जाके मैं एक अलग ही दुनिया का हिस्सा होता। वहां ना तो कोई किसी पे चीखता, ना ही कोई किसी पे उम्र का रौब जमाता। सौरभ की बड़ी बहन उससे 6 साल बड़ी थी, लेकिन भाई बहन की दोस्ती ऐसी थी कि मेरे और सौरभ की दोस्ती भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। रानी दी घर पे हमेशा सौरभ की ही किसी पुरानी घिसी पिटी ढीली सी टी शर्ट में डोलती रहती और आते जाते बताती रहती कि आईसीसी रैंकिंग में आज कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी नंबर 1 पे चल रहा है। वहीं सौरभ की माँ हर वक्त सर पे कॉटन का दुपट्टा रखती थी। धीरे धीरे बोलने वाली और कई बार कंप्यूटर के पास आके ये कहने वाली महिला थी कि बेटा यूट्यूब पे वो वाला गाना लगाओ ना जिसमें वहीदा रहमान थी, फिल्म का नाम कोहरा। मैं कहता, आंटी सिर्फ इतना लिखने से कैसे मिल जाएगा गाना? वो कहती, मिल जाएगा, लिखो तो, मुझे पता है गलगल पे सब मिल जाता है। ओहो आंटी, गलगल नहीं गूगल, और यूट्यूब नहीं यूट्यूब। मैं इस शर्त पे गाना चलाता कि आज रात खाने में कटहल की सब्जी बनेगी। गाना बजना शुरू होता और आंटी अपनी धीमी आवाज में साथ साथ गुनगुनाने लगती, ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सिद्धार्थ जो 18 साल का है, अपने दोस्त सौरभ और उसके परिवार से बहुत जुड़ा हुआ है। जहां एक तरफ सौरभ की माँ उससे काफी घुली मिली है, वहीं सौरभ की बड़ी बहन भी उनके साथ बिल्कुल यार दोस्तों की तरह रहती हैं। अब आगे। दोपहर का वक्त था। आसमान में घनेरे बादल थे जो अच्छी खासी दोपहर को भी शाम बनाने पे तुले हुए थे। मैं सड़क किनारे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था और मेरे हाथों में आधे घंटे पहले जीती गई ट्रॉफी थी। ये सड़क जहां खत्म होती है वहां से एक लाल रंग की दीवार शुरू होती है। उसी दीवार को पकड़ के चलते चले जाओ तो एक काई रंग का सरकारी दरवाज़ा आता है। जी, वैसा ही दरवाज़ा जिसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये किसी सरकारी बिल्डिंग का दरवाज़ा है। उस दिन सुबह 8 बजे से मैं उसी लाल दीवारों वाली बिल्डिंग में बिलियर्ड्स खेल रहा था।
अंडर 21 स्टेट बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। मैं सेकंड आया था। ऐसा नहीं है कि मुझसे जीतने वाला खिलाड़ी किसी भी मायने में मुझसे बेहतर था, बस फर्क इतना था कि उसके खुद के घर पे महंगी बिलियर्ड्स की टेबल थी। उसके पापा खुद बिलियर्ड्स के खिलाड़ी थे। जिस तरह बचपन में मेरे हाथ में 200 रुपए वाला बैट था, उसके हाथ में 4000 की क्यू स्टिक थी। खेल के पहले उसकी माँ ने उसको ऑरेंज जूस की बोतल पकड़ाई थी और मैं सुबह माँ से तुम सिर्फ वक्त की बर्बादी कर रहे हो वाली डांट खा के बासी मुंह खाली पेट निकला था। जेब में 12 रुपए थे, यानी आने जाने का किराया। जरूरी नहीं है कि मैंने नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स और ब्राउन ब्रेड खाई होती तो फर्स्ट आ ही जाता, लेकिन हार के हर पहलू को हारने वाले के नजरिए से देखना टीस थोड़ा कम तो करता ही है। खैर, मैं भी बात को न जाने कहां से कहां ले जाता हूं। बस यही दिक्कत थी, कंसंट्रेशन की कमी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं अंडर 21 स्टेट बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में सेकंड आया था। इनाम में शीशे के शोकेस में सजाने वाली निठल्ली ट्रॉफी ही नहीं थी, बल्कि बैंगलोर जाके सीनियर खिलाड़ियों के साथ 1 महीने की कोचिंग भी मिली थी। इस कोचिंग के स्पॉन्सर्स भी आने वाले थे जो चुनिंदा खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप के लिए चुनते थे। चुनना या चुना जाना तो बहुत दूर की बात थी। मेरे लिए तो ये सीखने और अपने खेल को मजबूत करने का एक बहुत अच्छा मौका था। बस एक परेशानी थी, और वो ये कि बैंगलोर आने जाने के लिए टिकट का इंतजाम खुद करना था। सो मैं वहां से सीधा सौरभ के घर पहुंच गया। ट्रॉफी देख के रानी दी उछल के मेरे पास आ गई। उन्होंने ट्रॉफी मेरे हाथ से ली और भाग के आंटी को दिखाने किचन में ले गई। थोड़ी देर में सबने मुझको घेरा हुआ था और मेरी जबानी पूरे मैच का रिपीट टेलीकास्ट सुन रहे थे। आंटी को बिलियर्ड्स के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उनको ट्रॉफी की समझ थी, जीत की परख थी। वो मेरे किनारे बैठी खेल की बारीकियों को सुन रही थी, लेकिन समझ मेरे जज्बातों को रही थी। उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट ठहरी हुई थी, आंखों में इत्मीनान बसा था। मैं आज भी दावे से कह सकता हूं कि अगर मेरी जगह सौरभ भी उस दिन वो ट्रॉफी लाता तो उनके चेहरे पे यही भाव होते। बैंगलोर में 1 महीने कोचिंग की बात सुन के सौरभ ने मेरी गर्दन में अपना हाथ फंसा दिया और बोला, पार्टी चाहिए, चल पिज्जा मंगाते हैं, पैसे निकाल। पार्टी के नाम पे मेरी जो गर्दन झुकी, उसके बाद पिज्जा रानी दी ने मंगवाया और मेरे बैंगलोर आने जाने का टिकट आंटी ने करवाया। ख्वाब पतंग से होते हैं। हवा का सही बहाव उनको ऊंचाई देता है और हवा का ना होना उनको नीचे गिरा देता है। मेरी पतंग को सही वक्त पे हवा मिल गई थी। अब मेरा बादलों में तैरना तय था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में आपने सुना कि सिद्धार्थ बिलियर्ड्स की स्टेट चैंपियनशिप में सेकंड आया था और उसको इनाम में 1 महीने की बिलियर्ड्स कोचिंग और स्पॉन्सर्स द्वारा सिलेक्शन का मौका मिला। उसे अपने परिवार से कोई समर्थन नहीं हासिल है, जिसकी वजह से उसके पास कोचिंग के लिए बैंगलोर जाने के पैसे नहीं हैं। ऐसे में सौरभ की माँ सिद्धार्थ का टिकट करवाती है और सौरभ की बहन सेलिब्रेशन के लिए पिज्जा की पार्टी देती है। अब आगे। बैंगलोर पहुंच के मेरी जिंदगी को जैसे 3G कनेक्शन मिल गया था। सब कुछ खटाखट फटाफट हो रहा था। मैंने कोचिंग के दौरान रानी दी का सारा प्रवचन याद रखा। सिद्धार्थ, तू सब कुछ भूल जा, ये तेरी लाइफ का बेस्ट टाइम होने वाला है। अगर तूने इस मौके का फायदा उठाया और किस्मत ने टर्न ले लिया तो इस महीने की याद में इंद्रधनुष लग जाएगा, ये रंगीन हो जाएगा। लेकिन अगर तूने ये मौका खो दिया तो चाहे तू जिंदगी में कितना भी आगे बढ़ जाए, ये वक्त तुझको रौंदने की कोशिश करता रहेगा। रानी दी के बाल दुपट्टे से ढके हुए थे, उनके हाथ में झाड़ू था और उस दिन वो सफाई के मिशन पे थी। सौरभ उबासी लेने का नाटक करते हुए बिस्तर पे लगभग कूदते हुए बोला था, ये क्या बेचारे को पका रही हो, लक्ष्मी बाई जाओ दुश्मनों का सफाया करो। उन्होंने उसको अनदेखा करके अपनी बात जारी रखी। काश बहुत बुरी चीज होती है, जब भी तू हार के आता है ना तो इसी वर्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। काश मैं वो शॉट सेफ खेलता, काश मैं वो शॉट थोड़ा टाइम लेके खेलता। ऐसे खेल कि काश रहने की नौबत ही ना रह जाए। ये जो काश है ना, जिंदगी से लाइफ निकाल देता है। सौरभ ने मुंह से आवाज निकाली थी।
भाग जा यहाँ से वरना बहुत पिटेगा। भाई की नज़र में बहन की बातें बहुत बोरिंग भाषण थी, लेकिन मेरे लिए तो इस भाषण ने संजीवनी का काम किया था। बेंगलोर में कोचिंग के दौरान मैंने काश की गुंजाइश ही ख़त्म करने की ठान ली। मुझको ज़िंदगी में क्या करना था ठीक मेरे सामने था। अब तक मैंने सिर्फ जोश से खेला था और अब सीख रहा था कि होश कितना ज़रूरी है। मैंने सीखा था सिर्फ जीत जाना मायने नहीं रखता, मायने रखता है लगातार जीतते रहना। जीत की कतार के लिए ज़रूरी है कि हारने वाले के भी मजबूत स्ट्रोक्स को समझना और उनको सीखना। मुझे याद है कि सिलेक्शन के दिन किस तरह मेरी हथेलियां बार बार पसीने से भीग रही थीं। उस वक्त मैंने सौरभ को फ़ोन मिलाया था। हेलो सौरभ। हाँ बोल ना, पीछे से आवाज़ आई। यार आज सिलेक्शन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे डरना तो तुझको चाहिए, तेरी मम्मी आई थी, बहुत परेशान थी तेरे लिए। तू घर पे फ़ोन नहीं करता? उसने पूछा था। हाँ बहुत दिनों से नहीं किया, जब भी करता हूँ डांट पड़ती है, मैंने उलझ के कहा था। चल कोई बात नहीं, मम्मी ने उनको संभाल लिया। वैसे फ़ोन कर लेना भाई, आखिर वो माँ है, घर तो घर होता है। सौरभ के मुंह से ऐसी सीरियस बात की मुझको ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा तो मैंने फ़ोन रख दिया। जी कहिए। आप ही हैं सिद्धार्थ चावला? इंग्लिश लिटरेचर की किताबों से निकल के आए सूट बूट वाले शख्स ने मुझसे पूछा। जी मैं ही हूँ। हमारी कंपनी ने अगले 5 साल तक की स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप के लिए आपको सिलेक्ट किया है। अपने डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटोकॉपी और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। वो आगे भी न जाने क्या क्या बोल रहा था, लेकिन मेरी पतंग तो बस उसके सिलेक्ट शब्द को पकड़ के हवाओं में बह रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सिद्धार्थ अपने दोस्त सौरभ की बड़ी बहन रानी दी की इंस्पिरेशनल बातों को याद रखता है और दिल लगा के बिलियर्ड्स कोचिंग का हिस्सा बनता है। वो अभी अपने परिवार से खिंचा खिंचा सा रहता है और उसको आखिरकार स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब आगे जिंदगी जब आपको चौंकाना शुरू करती है तो साथ में रफ्तार भी पकड़ लेती है। चुटकी बजाते ही साल गुजर जाता है और एक लंबी सांस भरते ही सदियां। आज 10 साल बाद मैं सौरभ के घर के सामने खड़ा हूं। कामयाबी आपसे उन रिश्तों को मुस्कुराते हुए छीन लेती है जिनको थामते हुए आप उन तक पहुंचे थे। पिछले 10 साल में एक बार भी न तो मैंने इस घर में कदम रखा था और न यहाँ का हाल मालूम किया था। पिछली बार जब यहाँ आया था तो बैग पैक था, सर से लेके पांव तक खुशी में डूबा हुआ था मैं। कंपनी मुझको पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए मुंबई भेज रही थी। उस वक्त आंटी ने कुछ 10-10 की नोटों को मेरे सर के आसपास घुमा के फ्रिज पे रख दिया था। ये क्या है? सौरभ ने मजाक उड़ाया था। बलाएं हैं, कोई मांगने वाला आएगा तो उसको दे देंगे, आंटी ने मेरे सर पे हाथ रखते हुए कहा था। अरे इस चोर की बलाएं किसी और को दे देंगे, मांगने वाले की किस्मत फोड़ देंगे? कितनी गलत बात है मम्मा। सौरभ हंस रहा था। आज इस दरवाजे को पार करके सौरभ की हंसी सुनने को दिल एकदम से बेताब हो उठा। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो अंदर से एक दुबली पतली लगभग सूखी सी बूढ़ी सी औरत सामने आई। सौरभ है? मैंने पूछा और चेहरे की तरफ देखा तो रुक सा गया। अंदर की तरफ धंसी आंखें, गालों की जगह पपड़ी, होठों की जगह बस एक निशान जो कह रहा था कभी इस चेहरे पे होंठ हुआ करते थे। सर कॉटन के दुपट्टे से ढका हुआ था, कमर झुकी हुई थी। आंटी? मेरे मुंह से आवाज नहीं, दबी हुई चीख निकली थी। वो मुझे ध्यान से देख रही थीं और पहचानने की कोशिश कर रही थीं। फिर उनकी अंधेरी आंखें एकदम से चमक उठीं, गालों की पपड़ी खिलने लगी, होंठ न जाने कहां से उगाए थे। सिर्फ एक मुस्कुराहट इंसान के चेहरे को किस हद तक बदल देती है। सिद्धार्थ? उनकी लड़खड़ाती हुई आवाज ने न जाने कितनी मेहनत से मेरा नाम लिया था। जी मैं हूं आंटी। आंसुओं का एक गोला मेरे गले में आके अटक गया था। इससे पहले कि मेरी आंखें तर होना शुरू होती मैं चुप हो गया।
आंटी ने घर के अंदर आने का रास्ता दिया। सब कुछ वैसा ही तो था। दीवारों पे वही रंग, घर का वही ढंग, फ्रिज आज भी वहीं रखा था, सिलाई की मशीन आज भी वहीं टिकी थी। मैं सोफे पे बैठा, मुझे एहसास हो रहा था कि मैं कितना बड़ा हो गया हूं। आज मेरे पैरों में लेदर के जूते थे और एक वक्त था जब बिलियर्ड्स के टूर्नामेंट में जाने के लिए सौरभ के फॉर्मल शूज उससे बिना पूछे ही ले जाता था। उस वक्त उसके जूते ही जूते पड़ने से बचाते थे। राधिका भी आई है? आंटी ने अपने उसी पुराने लहजे में धीमे धीमे पूछा। नहीं, वो अपनी जॉब में बिजी रहती है। वैसे आपको उसका नाम याद है? शादी के वक्त मैंने इनविटेशन कार्ड कोरियर किया था। हाँ, क्यों नहीं याद रहेगा बच्चे। मेरे सब याद करने के दिन हैं, तुम्हारे सब भूलने के दिन हैं। सौरभ कहाँ है? न जाने क्यों उनकी बात से मैं झेप गया था, जैसे मैंने कुछ गलत किया हो। वो इंदिरा कॉलोनी में रहता है, वहां से उसका ऑफिस पास पड़ता है। उन्होंने किचन के दरवाजे पे आके जवाब दिया। अरे आप किचन में क्यों चली गई? चलिए वहां बैठिए ना। मैं किचन में घुस गया था। वो चाय का बर्तन धो रही थी। चाय बना देती हूँ, चीनी ज्यादा पत्ती कम, है ना? उन्होंने बर्तन में पानी भरते हुए कहा। आपको ये भी याद है? मैं कहते कहते चुप हो गया। उन्होंने आंखों ही आंखों में कहा था, हाँ बच्चे, याद है। मैं किचन में उनके साथ खड़ा हो गया। आप अकेली रहती हैं? अकेली कहाँ, पूरा मोहल्ला मेरे साथ रहता है। कभी किसी की शादी तो कभी किसी की हल्दी, वक्त ही कहाँ होता है। उन्होंने खौलते हुए पानी में चीनी डाली। आप सौरभ के साथ ही क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? अरे उन लोगों की अपनी जिंदगी है, मैं वहां रहूंगी तो उनको भी दिक्कत, मुझे भी परेशानी। यहाँ मेरा दिल लगा रहता है, सब जानते हैं मुझको। वहाँ श्रुति भी ऑफिस, सौरभ भी ऑफिस, बस यह कि वो लोग मिलने आते रहते हैं। पर क्या करें, बेचारों के पास छुट्टी का एक ही दिन होता है ना, उनको अपने भी काम निपटाने रहते होंगे। आंटी बहुत संभल संभल के बोल रही थी। और रानी दी? मैंने दीवार पे रानी दी का रैकेट टंगा देखा तो पूछा। रानी आती है, उसके और सौरभ के बीच कहा सुनी होती रहती है। तुम तो जानते हो वो कितना झगड़ते थे। बस वही झगड़े अब नाराजगी में तब्दील हो जाते हैं, पहले हंसी में बदल जाते थे। ऐसा क्यों? मतलब रानी दी सौरभ से गुस्सा हो जाती हैं? पहले तो दोनों, मैं कहते कहते रुक गया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके अहम भी बढ़ने लगते हैं। पहले रानी सौरभ को डांट देती थी, झड़प देती तो वो भी उसको खूब चिढ़ाता। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब दोनों भाई बहन नहीं रहे। एक सौरभ श्रेष्ठ है तो एक रानी काबिल। उनके चेहरे पे था तो दर्द ही, पर कोई एकदम से देखे तो समझेगा मुस्कुरा रही हैं। चाय मेरे सामने थी। पहली चुस्की लेते ही मेरी जुबान पे वही 10 साल पहले का जायका था। मैंने आंटी की तरफ देखा तो उनकी उजाड़ आंखों के किनारों पे नमी उतर आई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में आपने सुना कि 10 साल बीत चुके हैं और अब सिद्धार्थ एक कामयाब बिलियर्ड खिलाड़ी है। वो कई साल के बाद वापस उस शहर में लौटा है और अपने दोस्त सौरभ के घर जाता है। यहाँ वो देख के दुखी हो जाता है कि सौरभ की माँ अकेली रहती है। उनकी हालत काफी खराब है। अब आगे। मुझे देख के सौरभ खुश हो गया था। ओए बड़े आदमी, कितने विदेशों से हारेगा? अरे एक आध को हरा भी दे। खाली इंडिया में राजा बनेगा या दूसरे देशों में भी कुछ करेगा? उसने मुझे देखते ही गले लगा लिया था। बहुत दिनों से तुझसे डोज नहीं मिली ना, बस इसीलिए हार रहा हूं आजकल, मैंने हंसते हुए कहा। पहले तो तुम मुझको कुछ ढंग के जूते दिला। चालाक आदमी, जब पिज्जा मंगाने का तेरा नंबर आया तो भाग गया। उसने सोफे की तरफ बैठने का इशारा करते हुए कहा। यार मैं तुझे कितने भी जूते दिला दूं या कितना भी पिज्जा मंगा दूं, तेरा मेरा हिसाब बराबर नहीं हो सकता। मैं ये कहते हुए मुस्कुरा नहीं सका। न जाने क्यों आज दिल उछलने की जगह
दुबक के बैठा हुआ था। कैसी बातें कर रहा है पागल। सौरभ ने मेरे कंधे पे थपकी लगाई थी। यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? उसने अपने चश्मे को रुमाल से साफ करते हुए कहा। घर गया था, आंटी ने दिया। मैं कहता था ना, कंप्यूटर पे इतना मत बैठा कर। लग गया ना चश्मा। मैंने सीरियस होते होते बात का रुख बदलने की सोची। ओह, माँ से मिला। रो रही होंगी, कह रही होंगी मैं नहीं मिलता, रानी दी कितनी अच्छी है और मैं कितना बुरा हूं। वो बेपरवाही वाले लहजे में कहने की कोशिश कर रहा था। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वो तो कह रही थी कि तेरे पास बहुत काम होता है, तू बहुत बिजी रहता है। श्रुति भाभी कितना बिजी रहती हैं। न चाहते हुए भी मेरी आवाज में तलखी घुल गई थी। मैंने बात को बदलने के लिए प्रॉपर्टी वगैरह की बात शुरू कर दी, लेकिन जिस चीज से भागो वो कमबख्त बार बार टकराती रहती है। अब प्रॉपर्टी की बात से भी वही फैमिली इश्यूज वाली बात निकल पड़ी। मैं कहता हूं घर बेच देते हैं, लेकिन उनका वही फिल्मी रोना, घर नहीं बेचना। सब सीरियल और फिल्मों ने दिमाग में भर दिया है। घर से यादें जुड़ी हैं, हमारा बचपन गुजरा है। अरे इतना मेलोड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? मकान ही तो है। अब इस घर में हम रहते हैं तो ये भी तो पहले मकान ही था ना। ऐसा थोड़ी है कि बस खरीदते ही यादें जुड़ गईं। जब यहाँ रहेंगे तो यादें बन जाएंगी। मैं सौरभ की आवाज़ की बेपरवाही और चिढ़ को सुन रहा था। रानी दी से गुस्सा क्यों रहता तू? मैंने पूछा। मुझे लगता है कि वो माँ को पटा के घर हड़पना चाहती हैं। उसने दो टूक होके कहा। क्या तेरा दिमाग खराब है? मेरे मुंह से एकदम निकला। मैं अपना आपा खो चुका था। तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? रानी दी वो तुझको कितना प्यार करती थी, पता भी है? और आंटी, तूने उनको वहां अकेला छोड़ा हुआ है, मिलने भी नहीं जाता। अब पिछले 2 मिनट से सौरभ बिल्कुल चुप था। तू नहीं जानता यार कितनी नौटंकी होती है। तूने बस दूर से देखा है, उसने आराम से कहा तो मुझको हिम्मत बंधी। मैंने दूर से नहीं देखा सौरभ, मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है। तेरे नखरे, तेरे भाव, तेरी हर चाहत का पूरा होना, तेरी हर बात पे कर देती हूँ। मुझको इतना लगाव कभी अपने घर से नहीं मिला जितना तेरे घर से मिला। तुझे क्या लगता है आंटी को आज भी क्यों याद है कि मैं कैसी चाय पसंद करता हूँ? क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरी वजह से। तेरी जगह अगर आज कोई भी और दोस्त होता तो उसको भी यही लाड़ प्यार मिलता। मैंने अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा ली थीं, जैसे खुद को ऊंचा बोलने से रोक रहा था। उसने बस इतना कहा। चल खाना खाते हैं। वो मुझे लेके डाइनिंग टेबल पे आ गया था और हम चुपचाप खाना खा रहे थे। मेरे गले से निवाला नहीं उतर रहा था। जिस दोस्त के हाथ से मैं बर्गर छीन के खा लेता था और हंसता रहता था, आज उसके यहाँ तमीज से बैठ के रोटी तोड़ना मुश्किल हो रहा था। अब हम तमीज़दार हो गए थे, लेकिन शायद हम बदतमीज ही अच्छे थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में हमने सुना कि यह कहानी सिद्धार्थ नाम के एक आदमी की है जो 10 साल बाद अपने दोस्त से मिलने आता है। उसको एहसास होता है कि उसका दोस्त सौरभ जिंदगी के नफे नुकसान में अपनी माँ और बहन को नुकसान की पोटली में डाल के भूल चुका है। अब आगे। मेरा आखिरी पड़ाव रानी दी का घर था। न जाने क्यों मुझको अभी उम्मीद थी कि यहां से मैं हंसते हुए लौटूंगा। घर की घंटी बजाई तो एक 7-8 साल के बच्चे ने दरवाजा खोला। रानी दी हैं? मम्मी, अंकल आपको बुला रहे हैं, उसने आवाज लगाई। तुम्हारा नाम क्या है? विशु, उसने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा। मैं सौरभ मामा का दोस्त हूं, मैंने उसके पास बैठते हुए कहा। ओह, तो आप लड़ने आए हो? बच्चे की आवाज मासूम और बात कातिल थी। इस तीर पे मैं मुस्कुरा भी नहीं सका। सौरभ मामा सिर्फ लड़ने आते हैं? मैंने टोह लेनी चाहिए। नहीं, वो फोन पे मम्मी से लड़ते हैं और मम्मी सिर्फ रोती है, उसने कहा। सिद्धार्थ, तुम? अरे यहां कैसे? रानी दी, ढीली टी शर्ट वाली लड़की, 6 मीटर लंबी साड़ी में खुले बिखरे बालों की जगह तरीके से बनाया गया जूड़ा।
आप तो बिल्कुल बदल गई। हाँ, लगती हूँ ना टीचर। पहले तुम पे ज्ञान झाड़ती थी, अब पूरे 30 बच्चों की क्लास होती है। वैसे तुम कितने मैच्योर लग रहे हो। वो हैरान थीं। खूब सारी इधर उधर की बातों के बाद आखिरकार सौरभ का नाम लिया गया। उन्होंने पूछा कि क्या मैं सौरभ से मिला। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। उन्होंने पूछा कि क्या वो मेरे बारे में कुछ कह रहा था। मैंने ना में गर्दन हिलाई। सोच रही हूं माँ को अपने पास ले आऊं, वहां अकेली रहती हैं। मुझे बहुत डर लगता है, कभी बीमार हूं, कोई बात हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। साथ रहेंगी तो शांत हो ना हो, कम से कम मुझको शांति तो रहेगी। रानी दी की आवाज में अब शोखी की जगह ठहराव था। आपके और सौरभ के बीच में क्या दिक्कत है। मैं खुद को बाहर का आदमी महसूस नहीं करना चाहता था। खुद को उन 3 लोगों के बीच उसी तरह रमा देना चाहता था, वैसे जैसे पहले हुआ करता था। दिक्कत बस यह है कि अब हम भाई बहन नहीं, रिश्तेदार हैं। वो रुकी। रिश्तेदारों के बीच गलतफहमी की गुंजाइश होती है। भाई बहन तो तू मैं करके फिर से एक हो जाते हैं। सिद्धार्थ, रिश्ता सब कुछ सह जाता है, लड़ाई झगड़ा, चिल्लाना, चीखना। बस अगर कोई चीज रिश्तों को डुबाती है तो वो है बेजारी। वो माँ से और मुझसे बेजार है। उसे अब हमारी कोई जरूरत नहीं है। शाम ढली तो मैं उस घर से भी बुझे दिल के साथ निकला। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत घरौंदा टूट गया था। मैं गाड़ी में आके बैठा तो फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पे लिखा आ रहा था माँ। मुझे फौरन वो दिन याद आया जब सौरभ ने मुझको समझाया था, यार वो माँ है तेरी। मैंने फोन उठाया। जी मम्मी, टेंशन मत लो, आप पापा के साथ फिल्म देखने चली जाओ। मैं राधिका को कह देता हूँ, वो अपनी चाबी से दरवाज़ा खोल लेगी। बिल्कुल, हाँ आप जैसा कहो। चलो, गुड नाइट। फ़ोन रख के मैंने लंबी सांस भरी। कभी कभार जब आंटी मूड में होती तो उपन्यासों रिसालों में पढ़ी लाइनें सुनाती थीं। घर तो घर होता है, उससे पूछो जो बेघर होता है। इस पे रानी दी और सौरभ मिलके खूब हंसते थे। आज मेरे पास घर था और सौरभ बेघर हो गया था। मैंने फोन किनारे रखा और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। बस इतनी सी थी ये कहानी।